सरदार भगत सिंह सशस्त्र क्रांतिकारियों में से जितनी ख्याति और लोकप्रियता सरदार भगत सिंह के भाग्य में थी, उतनी और किसी के हिस्से में न रही। उनका साहस, शूरता, बुद्धि, सभी कुछ उन्होंने राष्ट्र के चरणों में समर्पित कर दिया था। बहुत सारे क्रांतिकारियों के समान ही उनके आराध्य देवत थे छत्रपति शिवाजी एवं प्रेरणा स्रोत थे स्वर्गीय सावरकर जी। उनके लिए प्रेरक ग्रंथ था 1857 का स्वतंत्र समर। सरदार भगत सिंह का जन्म सन 1907 में आज पाकिस्तान में गए लालपुर के पास के एक देहात में हुआ। उनका समूचा घराना ही देशभक्त था। सर्वस्व राष्ट्र को अर्पण करने का अपना निश्चय होने से पिताजी ने तय की हुई शादी से इनकार करते हुए वे कानपुर चले गए। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की रचना करने वाले जोगेश चंद्र चटर्जी के संपर्क में वे आए। जोगेश चंद्र बाबू उन्हें गणेश शंकर विद्यार्थी के पास ले गए। गणेश जी ने उन्हें अपने प्रताप दैनिक समाचार पत्र में संपादकीय काम सीखने हेतु रख लिया। इसी अवधि में वे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल आदि महान नेताओं के संपर्क में आए। आजाद के साथ वे तुरंत घुल मिल गए। उनके पारस स्पर्श ने इस हीरे को तराशा। काकोरी कांड के पश्चात आजाद के कंधे से कंधा मिलाकर उन्होंने सारे देश में तूफानी यात्रा की और संगठन को फिर से खड़ा किया। दिनांक 17 नवंबर 1928 को लालाजी का देहावसान हुआ। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और उनके चुने हुए साथी लालाजी की यात्रा में वैशांतर कर सम्मिलित हुए। उन्होंने लालाजी की जलती चिता को साक्षी मानकर इस हत्या का बदला लेने की मन ही मन में कसम खाई। दिनांक 17 दिसंबर को व्यूह रचा गया। साइकिल की चेन ठीक करने का बहाना करते हुए पुलिस मुख्यालय के सामने टहलते हुए जयगोपाल ने एक गोरे अधिकारी को कार्यालय से बाहर निकलते देखा। वह होशियार हुआ। वह अधिकारी मोटरसाइकिल पर सवार होकर चला गया। इसके पीछे एक सिपाही भी बैठा था। उत्तेजित हुए जयगोपाल ने वह कौन है इसका सही परीक्षण किए बिना ही सहयोगियों को सांकेतिक इशारा किया। असल में वह स्कॉट न होकर उसका कनिष्ठ डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट सैंडर्स था। उसके पीछे बैठा हुआ उसका खास नौकर हवलदार छनन सिंह था। मोटरसाइकिल डीएवी कॉलेज के निकट आते ही राजगुरु पिस्तौल उठाकर रास्ते के बीचों बीच आया और उसने निशाना साधकर गोली चलाई। गोली सीधे जाकर मस्तक में धंसी। मोटरसाइकिल के साथ ही सैंडर्स नीचे गिर पड़ा। मोटरसाइकिल उसके और छनन सिंह के बदन पर लुढ़की। वैसे तो पहली गोली ने काम तमाम कर दिया था, फिर भी भगत सिंह फुर्ती से आगे बढ़े और उन्होंने अपनी ऑटोमेटिक पिस्टल से 2 गोलियां सैंडर्स के सीने में दागी। काम पूरा होते ही दोनों वीर योजना के अनुसार भागने लगे। इतना सब हुआ तब तक छनन सिंह खुद को मोटरसाइकिल के नीचे से अलग कर उन दोनों के पीछे दौड़ने लगा। पिस्तौल उठाकर आजाद ने उसे रोका और मातृभूमि की याद दिलाकर उसे लौट जाने के लिए कहा, लेकिन उसने तो उल्टे ही गंदी गाली देते पीछा करना जारी रखा। आजाद के पास कोई चारा न बचा। आजाद का माउजर पिस्तौल गरज कर बरस पड़ा। गोलियां छनन सिंह का मर्म भेद कर गईं। सैंडर्स ठिकाने ही ढेर हुआ था। छनन सिंह ने अस्पताल में दम तोड़ा। क्रांतिकारी बिल्कुल सुरक्षित अपने निवास स्थान पहुंच गए। लाहौर शहर की तुरंत नाकाबंदी की गई। शहर के बाहर जाने वाले सभी रास्ते बंद कर दिए गए। फिर भी इतनी कड़ी सुरक्षा में से आजाद बैरागी साधु के वेश में लाहौर के बाहर निकल गए। सेना के अधिकारी के गणवेश में भगत सिंह रेलवे स्टेशन पर आए। पुलिस की आंखों में धूल झोंकने दुर्गा भाभी उनकी पत्नी बनकर अपने पुत्र राहुल को साथ लिए उनके साथ थीं। राजगुरु उनका नौकर बना था। इस तरह पुलिस को चकमा देकर वे सकुशल कोलकाता पहुंचे। सरकार के खिलाफ गूंजने वाली आवाज को दबोचने, पब्लिक सेफ्टी बिल और स्थानीय व्यापार को कुचलने वाला ट्रेड डिस्प्यूट बिल सरकार ने असेंबली में पेश किए थे। सभापति विट्ठल भाई पटेल उस पर दिनांक 8 अप्रैल 1929 को अपना निर्णय देने वाले थे। दोनों बिलों का विरोध प्रकट करने और स्वतंत्रता संग्राम की ओर दुनिया का ध्यान आकर्षित करने और विस्फोट कराते समय भगत सिंह
अपने आप को पकड़वा ले तथा बाद में अदालत के मंच का ही उपयोग करते हुए संगठन की विचार प्रणाली दुनिया के समक्ष रखें, ऐसा प्रस्ताव तैयार किया गया। बटुकेश्वर दत्त उनका साथ देने वाले थे। दिनांक 8 अप्रैल 1929 के दिन भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त खाकी सैनिक गणवेश में असेंबली की दर्शक संख्या में आ बैठे। भगत सिंह और दत्त ये दोनों एक एक बम अपने कपड़ों में छिपा कर लाए थे। उसके अतिरिक्त भगत सिंह अपने साथी जर्मनी में बने हुए कारतूस भरे हुए 2 ब्राउनिंग पिस्तौल और कुछ फुटकर कारतूस कोट की जेब में रख कर लाया था। दत्त ने अपने हाथ में पर्चों की थैली संभाली थी। दोपहर ठीक 12:35 पर सभापति विट्ठल भाई पटेल अपना निर्णय सुनाने खड़े हुए। उसी क्षण भगत सिंह ने सरकार द्वारा नियुक्त सदस्यों के सामने वाली खुली जगह में बम फेंका। वंदे मातरम, डाउन विथ इंपीरियलिज्म, इनकलाब जिंदाबाद, इन नारों के पीछे बम विस्फोटों की कर्कश ध्वनि से सभागृह गूंज उठा। कुछ ही सेकंडों में दूसरा विस्फोट हुआ। दोनों वीर लगातार नारे ही दे रहे थे। जॉनसन और टेरी, ये यूरोपियन सार्जेंट्स, दौड़ पड़े। दोनों बड़ी शांति से उनके हवाले हो गए। सारी दुनिया में खलबली मचा देने का उनका उद्देश्य सफल हुआ, क्योंकि सारी दुनिया के सभी मुख्य समाचार पत्रों ने यह समाचार विशेष रूप से पहले पन्ने पर छापा था। दिनांक 7 मई 1929 को दिल्ली के प्रधान कारागृह में ही तैयार किए गए मजिस्ट्रेट पूल के न्यायालय में असेंबली बम विस्फोट अभियोग की प्रारंभिक सुनवाई शुरू हुई। दोनों ने मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान न देते हुए अपना बयान सेशंस कोर्ट के समक्ष देने के लिए सुरक्षित रखा। प्राथमिक सुनवाई पूरी होकर दिनांक 4 जून 1929 को दिल्ली के सेशंस जज मिडल्टन के न्यायालय में विधिवत पैरवी शुरू हुई। भगत सिंह ने न्यायालय में बड़ा ही प्रभावकारी एवं प्रदीर्घ वक्तव्य पेश किया। उसे अपेक्षाकृत काफी अच्छी प्रसिद्धि मिली। मिडल्टन ने दिनांक 12 जून 1929 को दोनों को आजन्म कारावास यानी काले पानी की सजा फरमाई।